हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी तरह के टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। और जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम हो रही है और ITI सेकेंड ईयर का, उनके लिए भी यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो 50 क्वेश्चन आंसर को आप पूरा देख लीजिएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके होने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें 50+ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपका बहुत सारा बेसिक भी मजबूत हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और कैसा वीडियो रहा इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, श्रेणी सी के अग्निशामक किस प्रकार के आग को बुझाने के लिए काम आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी के साथ चला जाएगा। जो सी टाइप अग्निशामक यंत्र होती है वो गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस कौन कौन होते हैं? तो LPG और CNG। LPG CNG गैस से जो लगी आग होती है वो श्रेणी सी टाइप के अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं इससे। कागज़ से लगी आग, यानी कि जो सॉलिड ठोस पदार्थ से लगी आग होती है वो ए टाइप के अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझाया जाता है। बी में लिक्विड पदार्थ, जैसे लिक्विड ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, इस तरह से लगी आग को हम बी टाइप अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझाते हैं। जबकि जो सी टाइप के बारे में बता दिए, गैस से लगी आग होती है। और एक और टाइप होती है जो डी टाइप होती है। इसमें जो होती है लगी आग कौन से होते हैं? तो विद्युत उपकरण और विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगती है वो डी टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है इस आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दिए हैं और इससे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, ओम के नियम के अनुसार कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, R = V/I। तो थोड़ा सा ओम के नियम के बारे में जान लीजिए। नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। और हमारा जो ओम का नियम होती है वो R, V और I का रिलेशन को बताता है, जो कि फार्मूला यहाँ पर आपको दिया हुआ है और दिखाई भी दे रहा है। ये फार्मूला को हम नीचे में यूज़ करेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। सारे महत्वपूर्ण ये सारे फार्मूला हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सोल्डरिंग आयरन की बीट किस धातु की बनी होती है। तो राइट आंसर जो है इसका ए के साथ चला जाएगा। सोल्डरिंग आयरन का जो बीट होती है वो तांबा का बनी होती है, यानी कि कॉपर का बनी होती है। कॉपर का हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है और यह गर्म भी जल्दी हो जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इससे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक HP = कितना वाट होता है। बेहद आसान क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर जो होती है 746 वाट के बराबर होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, MCB का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं MCB का पूरा नाम जो होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। और इसका जो मुख्य काम होती है, किसी भी परिपथ में जब अत्यधिक जो है वो हाई वोल्टेज आ जाती है, जिसके कारण यह बंद होकर के घर में सभी लगे उपकरण और वायरिंग को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चुंबकीय यहाँ पर फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होती है वो वेबर होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। ये जो होती है कूलाम आवेश का होता है, बल का जो होता है न्यूटन होता है और EMF का जो होता है फैराडे होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
भारत की मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो भारत की मेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और कितना के साथ होती है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखी गई है और 220 वोल्ट के साथ, ठीक है। जबकि 20% ऐसे देश है जहाँ पर जो है 110 वोल्ट बटा 60 हर्ट्ज का उपयोग करते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा एक डायोड है? तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। पीएन जो होती है एक प्रकार का डायोड होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह जो होती है पी टाइप और एन टाइप से डोपेड होकर के बनाया जाता है। इसमें कौन सा मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूरेका तार से संबंधित है। यूरेका तार जो होती है वो क्या होती है, किसका मिश्रण होती है, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यूरेका जो तार होती है उसमें 60% कॉपर होती है और 40% निकेल होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। हालांकि इसका हमें आंसर बी हो गया है, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। और यहाँ पर पीडीएफ में बता दिया गया है कि यूरेका तार एक येलो वायर होती है, जिसमें जो होती है 60% जो कॉपर और 40% निकल से मिलकर बनी होती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तथा सप्लाई वोल्टेज जो है 20 है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम ऊपर में ओम के नियम के द्वारा 3 फार्मूला को जाने थे, तो यहाँ पर वही जो आई का वाला फार्मूला है उसको यूज़ करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार जो फार्मूला होती है आर बराबर वी बटा आई, तो इस तरह से इसका मान जब रखेंगे तो 2 ओम आएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। वोल्टेज रेगुलेशन का मेन उपयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन का उपयोग जो होती है वो जनरल डायोड में किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और इसका जो डायोड का उपयोग होता है वो फ्यूज रिले, विभवांतर, विद्युत परिपथ इस तरह से में लगाए जाते हैं, इसका आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द्वितीयक सेल जो होती है किस प्रकार का सेल होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है द्वितीयक सेल जो होती है लेड एसिड बैटरी सेल होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह सेल जो होती है उसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है आपको मैं बता दिया हूँ, लेड एसिड सेल के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया तांबे का गलनांक कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तांबा का जो गलनांक होती है वो 1086 डिग्री सेल्सियस होती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तांबे का गलनांक कितना होता है, मतलब कि यह इतना पर जो होती है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेज में आने लगती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा अचालक पदार्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। माइका यानी जो अभ्रक होती है वो अचालक पदार्थ होती है। थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, जो अचालक होने के साथ साथ जो अभ्रक होती है वो विद्युत को धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है, यानी कि यह विद्युत का कुचालक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट जो होता है किससे बना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम से बना होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। जो सोल्डरिंग आयरन जो होती है उसका एलिमेंट कॉपर से बना होता है तथा इसका एसएम जो होती है निकेल से बना होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया इम्पीडेंस का मात्रक है किसका मात्रक होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है इम्पीडेंस का जो मात्रक होती है ओम होती है, तो इसे राइट ऑप्शन सी के साथ हम टिक करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा इसका महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए, इम्पीडेंस को जेड
से डिनोट करते हैं तथा इसका मात्रक जो होती है ओम होती है। इसके बारे में मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बैटरी का अपेक्षिक घनत्व किस में मापा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। बैटरी का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। मल्टीमीटर का भी यहाँ पर दिया हुआ है, वायर गेज है, लैक्टोमीटर है। तो लैक्टोमीटर द्वारा हम जो है दूध को मापते हैं और वायर गेज के द्वारा हम तार का व्यास मापने के लिए उपयोग करते हैं और मल्टीमीटर का उपयोग हम बिजली में परिपथ में काम लाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग समझ रहे हैं बी के साथ चला गया है। इसके अलावा इसके बारे में भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी बेहद महत्वपूर्ण है। पूछा गया है ट्रांजिस्टर मेन में कितने पीएन संगम होते हैं? तो ट्रांजिस्टर मेन में जो पीएन संगम की संख्या होती है वो 2 होती है। और कौन कौन होती है थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम बता दिए हैं। ट्रांजिस्टर में जो 2 पीएन जंक्शन होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 में पूछा गया डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा। डीसी जनित्र या डीसी जनरेटर जो होती है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, थोड़ा सा आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब कोई कंडक्टर किसी वायरिंग में एमजी फील्ड में रखा जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत होती है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में जो होती है 2 प्रकार का कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज और करंट बहता है, जबकि सेकेंडरी कॉइल में जो होती है ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है क्या को परिवर्तित यानी कि चेंज करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। जो ट्रांसफार्मर हमारा होती है वो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने वाली हानि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा। उसे हम हिस्टेरिस लॉस के नाम से जानते हैं, इसे हम हिस्टेरिस हानि कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। जो हमारा ट्रांसफार्मर होती है उसमें कोर नैरो और हिस्टेरिस लूप बनाई जाती है, जिससे हमारा जो होती है उष्मा हानि कम होती है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। डीसी सीरीज मोटर का जो होती है स्टार्टिंग में टॉर्क सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है डीसी जनित्र में ब्रश जो होते हैं किससे बने होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जो डीसी जनित्र का ब्रश होते हैं वो कार्बन का बने होते हैं। राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। डीसी जनित्र का कार्बन का इसलिए बने होते हैं क्योंकि यह कम्यूटेटर को टूटने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए राइट ऑप्शन जो है इसका एक आप टिक कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई से संयोजित वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। हमारा ट्रांसफार्मर का जो इनपुट सप्लाई होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है, और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसको हम आउटपुट सप्लाई के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल इनपुट सप्लाई से जोड़ा जाता है और सेकेंडरी कॉइल को हम लोड से भी जोड़ते हैं। तो इसे राइट ऑप्शन आप समझ गए होंगे क्या होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट जोड़ देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर
फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है, फ्यूज को हम फेज और चालक के बीच जोड़ते हैं। तो फेज और चालक के बीच कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ पर सी ऑप्शन तक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है फेज और चालक के बीच, फेज और यहाँ पर कर दीजिए सी ऑप्शन में, फेज और चालक के बीच। हमारा जो फ्यूज होता है फेज और चालक के बीच होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, फ्यूज का क्या काम होता है। फ्यूज जो होती है फेज और चालक के बीच होती है, और यह जैसे ही हाई वोल्टेज होती है यह गल करके विद्युत परिपथ को भंग कर देता है, और जिससे हमारा जो सर्किट है वो सुरक्षित बच जाते हैं, जितने भी उपकरण लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। आर्मेचर का प्रतिरोध 1 पाई होती है, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क स्थिर होता है और ईएमएफ को यह जनरेट नहीं करता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांजिस्टर रेडियो में कौन सी सप्लाई चाहिए? तो ट्रांजिस्टर रेडियो में जो हमें सप्लाई चाहती है वो कम वोल्टेज वाला, तो राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। ट्रांजिस्टर रेडियो में जो हमको सप्लाई चाहिए होती है वो कम वोल्टेज डीसी करंट की आवश्यकता होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया वर्कशॉप लाइटिंग के लिए कौन सा प्रकार का वायरिंग पसंद की जाती है, यानी कि वर्कशॉप में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। वहाँ पर हम सरफेस कंड्यूट वायरिंग का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को अस्थायी चुंबकत्व नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सॉफ्ट आयरन जो होती है वो अस्थायी चुंबकत्व नहीं होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, और इसका हीटिंग के कारण इसमें यह गुण नहीं होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। डायनेमिक इंडक्शन का जो प्रयोग किया जाता है वो जनरेटरों में किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए, डायनेमिक इंडक्शन जनरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जनरेटर का कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के सापेक्ष घूमते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, डीसी मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसके अलावा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, डीसी मोटर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है, और जब करंट वाले कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है अनबैलेंस लोड के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अनबैलेंस जो है मोटर के लिए जो प्रयोग किया जाता है लोड के लिए वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो बीच की उंगली होती है वो क्या दर्शाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। जो हमारा बीच की उंगली होती है चालक में धारा प्रवाह की दिशा को दिखाती है, इसको हम एक फिगर के द्वारा भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप फिगर को ध्यान में रखिएगा, और तीनों पॉइंट को कि तीनों उंगली क्या क्या दर्शाता है इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन सभी लोग जानते होंगे कि जो कंडक्टर होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होती है वो इलेक्ट्रिक के कारण होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किसी कंडक्टर में बिजली का जो प्रवाह होती है माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 बेहद महत्वपूर्ण है, बिजली को प्रेशर भी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वोल्टेज का प्रेशर को कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 37 जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 37 में पूछा गया मानक वायर गेज का परास कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो मानक
जो वायर गेज होती है उसमें जो उस परास होती है 0 से 36 होती है, और SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है कूलाम होती है, राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, ट्रांजिस्टर में कुल कितने सिरे होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं ये बताना है, तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो इसका जो फिगर होता है कुछ इस तरह से होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कई परिपथ को एक साथ ऑन ऑफ करने वाले विद्युत स्विच को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है उसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा, राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसे स्विच को भी कहा जाता है, जो कि एक बड़ी रिले की तरह होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है रेजिस्टेंस का जो विलोम होता है कंडक्टेंस होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि धारा में विरोध उत्पन्न करना, और इसका जो उल्टा होगा वो विद्युत का चालक होना। तो इसका राइट ऑप्शन कंडक्टर हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया ट्रांसफार्मर के कोर किस पदार्थ से बना होता है? तो सभी लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर का जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, इसलिए राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है सिलिकॉन स्टील की, जिससे हिस्टेरिस लॉस भी कम होता है, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है एक पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी का EMF प्रति सेल होती है, यानी कि कितना होता है पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी का EMF प्रति सेल? तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, 2.4 वोल्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है नहीं होगा, ये गलत से टाइप हो गया है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर कुछ टाइप करने में अशुद्धियाँ रह जाती हैं, इसे आप ध्यान में नहीं रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। अल्टरनेटर का प्रयोग हम AC उत्पादन के लिए करते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और अल्टरनेटर जो होती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और AC में कन्वर्ट करती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46 में, यदि समानांतर क्रम में जुड़े 4 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगी वो 4R आएगी, जो कि सी ऑप्शन में है। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं, कैलकुलेट करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, सारे क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कर दिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है एकल फेज 3 स्टार आपूर्ति मेन उदासी न्यूट्रल संयोजन के लिए तार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, वो काला होती है। ठीक है, एकल फेज में जो होती है मेन काला होती है, 3 फेस होती है जिसमें रेड ब्लैक और ब्लू होते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, दोलन हीटिंग किस में होता है? तो राइट ऑप्शन जो है दोलन हीटिंग जो होती है सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। दोलन और सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में होता है जब भयानक भार बढ़ता है। ठीक है, भार बढ़ने के साथ यह बढ़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, जो कि अब बेहद कम क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है विद्युत चुंबक का चुंबकीय बल कैसे बढ़ाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है धारा को बढ़ा करके, विद्युत चुंबक का जो चुंबकीय बल जो है विद्युत धारा को बढ़ा करके उसको बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। विद्युत चुंबक के बल के धारा को बढ़ाकर या नंबर ऑफ लूप को भी बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया किसी वितरण ट्रांसफार्मर में मेन आमतौर पर प्राथमिक डॉट डॉट में और द्वितीयक डॉट डॉट में जुड़ा होता है, यानी कि किस तरह के इसमें कनेक्शन होते हैं उसकी वो बताना है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा, एक डेल्टा होगा एक स्टार होगा, यहाँ पर डेल्टा भर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए पढ़ करके, किसी वितरण ट्रांसफार्मर में मेन आमतौर पर जो होती है प्राइमरी जो होती है वो डेल्टा में और द्वितीय जो होती है स्टार में जुड़ी होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थी। और थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि लो पावर डिस्ट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण होती है। प्राइमरी कॉइल लोड देती है और सेकेंड कॉइल जो होती है फोर्थ वायर देती है, और अर्थ और न्यूट्रल। तो इस तरह से हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए जो कि 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपका AITT एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपका अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों का एग्ज़ाम में 50-50 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं ट्रेड थ्योरी से, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि 100 मार्क्स आपका, अगर 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं तो 100 मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण थे, आप इसे ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।